मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी के डिमांड पे आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा ही यूँ कहिए कि कंप्रेस्ड लेक्चर है। ये एक ही लेक्चर में या एक या दो लेक्चर में मैं चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में एक सबसे खास बात ये होती है कि जब कभी आप किसी भी ग्रुप की बात करते हैं तो सभी ग्रुप में एक कॉमन सा कंसेप्ट होता है। जैसे हम किसी भी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में जानते हैं तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हैं, उसमें जो पेरियोडिसिटी का ट्रेंड होता है, जैसे एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, या हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट्स के, उनमें कैसे वेरिएशन होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसी भी जब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स पढ़ते हैं तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ शुरू करने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जिकल पोर्शन भी आते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अभी मैं एक बेसिक कंसेप्ट पर ही अपने आप को कंसंट्रेट करूँगा, अपने आप को केंद्रित करूँगा कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं, जैसे अगर आपको पी ब्लॉक पढ़ने हैं, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं सारे, जैसे जैक का बोर्ड के एग्ज़ाम है, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम है, हालांकि न्यूज़ आया कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए, लेकिन अगर एग्ज़ाम होते भी हैं तो हमें उस एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख कर अब हम एक लेक्चर ऐसा तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स के डिमांड पे कि हम उसमें मैक्सिमम कंसेप्ट को बड़े ही कम शब्दों में बहुत कम समय में कवर कर सकें और जिससे हमारा एग्ज़ामिनेशन का काम चल जाए। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर है वो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्विक प्रिपरेशन के लिए ही है। इसको इलाबरेट करके इलाबरेटिव ढंग से टॉपिक वाइज जो है वो बनाया जाएगा लेक्चर, और वो आपको उपलब्ध भी कराया जाएगा इसी चैनल पे। लेकिन अभी ये जो लेक्चर है वो केवल बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है और कम समय में बहुत ही क्विक रिवीजन कहिए या क्विक प्रिपरेशन कहिए, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानकारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल का रखता है, तो हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और उनके लिए ये बड़ा ही यूज़फुल होगा कि एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं या जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो कॉमन बातें होती हैं, वो हम समझ लें। तो बात ये रही कि जब पीरियोडिक टेबल की बात यहाँ करते हैं, मैं पहले एक बार सिलेबस को बता देना चाहता हूँ। यहाँ मेनली हम लोग फोकस करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पे। पीरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी, इस पर हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, इसी के आसपास हम बात करने वाले हैं। तो सिलेबस की बात कर लीजिए, तो जैसे पीरियोडिक टेबल हमारा है और इसमें क्लास 12 में जो बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक हमें पढ़ना है क्लास 12 में। ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक, और ग्रुप 13-14 जो है वो क्लास 11 में पढ़ा जा चुका है, ये अंडरस्टूड है, लेकिन थोड़ी सी बात हम उसमें करेंगे भी। दूसरा चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा का पूरा ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 to 12 ये ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एक्टिनोइड्स एंड लैंथेनोइड्स, ये दो सीरीज आते हैं एफ ब्लॉक में, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। 12th क्लास में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ये पढ़ना है। और क्लास 11 में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर क्लास 11, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 and 14 है। ग्रुप 13 and 14
एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी है उस क्लास में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो अगर आप सबको ध्यान से देखेंगे तो आप ग्रुप में दोनों 11th और 12th मिला दें तो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक पीरियोडिक टेबल का पढ़ना है। मतलब कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कंप्लीट पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना है 11th 12th मिला के। लेकिन हम यहाँ कुछ कॉमन बातें करेंगे, जैसे किसी भी ग्रुप में आप चले जाइए, किसी भी ग्रुप वाइज अगर स्टडी आप करते हैं, ग्रुप वाइज स्टडी, तो सबों में कुछ कॉमन बातें होती हैं, कुछ कॉमन बातें होती हैं जिसमें एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेना है। जैसे कहेगा कि फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है उन एलिमेंट्स का, उन मेंबर्स का। उसके बाद ये कह सकता है कि उनका एटॉमिक साइज कैसे वैरी करता है। एटॉमिक साइज एक जनरल बात समझ लेनी है, और एटॉमिक साइज अगर जनरल को फॉलो करता है, जनरल ट्रेंड को, तो ठीक है। अगर उस जनरल ट्रेंड से कहीं वो उसमें वेरिएशन हो रहा है, वो डेविएट कर रहा है, तो उसको समझना है, उस बात को एक्सप्लेन करना है। तीसरी बात होती है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वैरी कर रहा है। ये सारी की सारी बातें जो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, डिसाइड करता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये क्या है, इसमें कैसे वेरिएशन होता है, और अगर वो रेगुलर वेरिएशन नहीं है, अगर वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं है, तो हम उसको समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बाद है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये क्या होता है और ये कैसे वेरी करता है। पांचवा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये एक जनरल बात हम लोग जनरल केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं। जो भी ग्रुप पढ़िए आप, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 या ग्रुप 1, 2, 3 से लेकर 12, किसी भी ग्रुप में आप चले जाइए तो आपको ये कॉमन बातें पढ़नी होती है। और सब में एक ही बात होती है कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बड़ा होगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो आईपी घटेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, बहुत सारी बातें होती हैं जो कॉमन होती है। हमें उसमें कुछ वेरिएशन अगर आता है नज़र तो हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, बाकी सब कुछ एकदम वैसे ही होता है। हमें ये समझ लेना है पहली बात। ये जनरल केमिस्ट्री हुई, चाहे वो किसी भी ग्रुप में आप जाइए, ग्रुप 1 से लेके और ग्रुप 18 तक, चाहे किसी भी ग्रुप की बात कीजिए, सब में हमें बात इतनी ही करनी है कि उनका एटॉमिक साइज कैसे वैरी करता है, उनमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वेरिएशन होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, ये वगैरह वगैरह, ये सारी बातें वहाँ आती हैं, तो हम उसको समझेंगे। और दूसरा जो कॉमन ट्रेंड आता है वो है केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी एंड ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक टॉपिक ये आता है जो एक सब में कॉमनली हम लोगों को सब में पढ़ना होगा, चाहे ग्रुप 1 से लेके और आप ग्रुप 18 तक की बात कीजिए, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे पहली बात। और दूसरी बात यहाँ होता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबके लिए कॉमन होता है, कॉमन टू ऑल मेंबर्स। उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके लिए कॉमन होता है। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वैरी करता है, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, किसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, वगैरह वगैरह, ये हम लोग समझ लेते हैं। और इसी में हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पी ब्लॉक में, खास करके एनोमेलस बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर। तो मैं आपको इन बातों से ये समझाना चाहता हूँ कि पूरे पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए हम ये 3 बातों को हमें ध्यान देना होता है। और एक खास करके एक छोटी सी बात और भी है कि जैसे कहा जाता है कि कोई भी ग्रुप 15 की बात कीजिए तो ग्रुप 15 के जो मेंबर्स है वो हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कैसे करते हैं, ये 3-4 बातें हैं। वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये 3-4 बातें हैं जो हमें एकदम से समझनी है और सबके लिए बराबर है। जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फास्फोरस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये हमें समझ लेना है।
तो मैंने कहा टोटल मिलाकर अगर 4 बात हम समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे मुट्ठी में होगा। हम इन 4 बातों का कंसेप्ट एकदम से क्लियर कर ले तो पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे आने वाले क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, सोच सकते हैं, अपना इंटेलिजेंसिया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम इन चारों कंसेप्ट को हम अपने अंदर समाहित कर लें, हम उसको अपने एक नया कंसेप्ट डेवलप कर लें ताकि हम उन सारी बातों को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो फिजिकल स्टेट कैसे डिसाइड करते हैं या उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम अगर एक बार सीख लेते हैं, जनरल कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं, तो हम बार बार उसी का इस्तेमाल करते रहेंगे सबके केस में। जहाँ कुछ एक्सेप्शन आएगा हम उस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन कर लेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक्सेप्शन बहुत सारे तो होंगे नहीं, कुछ एक्सेप्शन होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक बात के लिए हमेशा सावधान रहिएगा कि एक कंसेप्ट जो एक जगह काम करता है वही कंसेप्ट दूसरी जगह काम नहीं करेगा। मतलब यहाँ विविधताएं बहुत सारी हैं, अनिश्चितताएं बहुत सारी हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या पहले जैसा दे सकते हैं या इसको हम कोई दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले जैसे अगर एक्सप्लेनेशन देते हैं तो डिस्क्रिपेंसी होगी, विरोधाभास होगा। हम उस विरोधाभास से बचने के लिए एक जनरल कंसेप्ट डेवलप करते हैं। और आपको मैं यूँ बता दूँ, हर एक कंसेप्ट, हर एक रीजनिंग के लिए, यूँ कहिए हर एक एसर्शन के लिए रीजनिंग अलग है, हर एक कंसेप्ट के लिए, हर एक फैक्ट के लिए एक्सप्लेनेशन अलग है। तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो हर एक इंडिविजुअल कंसेप्ट जो है वो अलग है और उसका एक्सप्लेनेशन भी अलग है। हमें उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ ऐसे हो रहा था तो दूसरी जगह ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये आएगा, ये एक जगह जो कंसेप्ट काम कर रहा है दूसरी जगह वो कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है। तो हम इस बात को पहले से आपको आगाह कर देते हैं और इसी को ध्यान में रख के हम पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। पीरियोडिक टेबल, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था मोसले ने, प्रिपेयर्ड बाय मोसले से पहले एक पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी पब्लिश्ड था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। और वह पीरियोडिक टेबल जो है इस कंसेप्ट पर बेस्ड था कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट के एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। तो मेंडलीफ ने सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया और उससे उनको एक टेबुलर फॉर्म मिला जिसको मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आज भी कहते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स हुए और एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि सभी एलिमेंट्स से निकलने वाले एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को जब उसके एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट में प्लॉट किया गया तो एक सर्टेन रेगुलरिटी मिली। और इस रेगुलरिटी के कारण मोसले ने एक कंक्लूजन निकाला कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वह उसका ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है एटॉमिक मास के मुकाबले। तो उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को रखा। ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स according to increasing atomic नंबर के इंक्रीजिंग आर्डर में उन्होंने सजा दिया एलिमेंट्स को। और जब एलिमेंट्स को सजाया है तो जो टेबल बनाया उन्होंने उसमें वर्टिकल कॉलम्स लिए गए, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज लिए गए, हॉरिजॉन्टल रोज लिए गए। इनको कहा जाता है ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज को
पीरियड कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड जो है वो 7 पीरियड्स हैं। पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं। इनमें जो एलिमेंट्स का प्लेसमेंट है उसका आधार है प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स और उसका आधार है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहता है कि जो ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। और फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर जो होगा वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और पीरियड जो होगा, पीरियड नंबर वो होता है आउटर मोस्ट सेल नंबर, आउटर मोस्ट शेल नंबर, ये पीरियड नंबर कहलाता है। हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमें पता करना है कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम कहाँ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1 और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है एस ऑर्बिटल में, इसलिए पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 1, इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 1। और चूंकि लास्ट पीरियड जो आफ्टर मोस्ट पीरियड 3, इसलिए पीरियड हो जाएगा तीसरा। तो ये तीसरे पीरियड और पहले ग्रुप का मेंबर है ये सोडियम। आप किसी भी एलिमेंट का अगर पोजीशन दिखाना चाहते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में नहीं जा रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ग्रुप नंबर होगा और जो आउटर मोस्ट सेल नंबर है वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। और हम लोग इस तरीके से उस एलिमेंट का, उस खास एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन मालूम कर लेते हैं। जैसे क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 5 में, सॉरी p में, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 7। तो ग्रुप नंबर हो जाएगा, मैंने कहा भी है, ग्रुप नंबर हो जाएगा 10 + 7 इज इक्वल टू 17। ये 17 ग्रुप का मेंबर है, 17th ग्रुप में ये प्रेजेंट होगा और पीरियड तो तीसरा ही होगा, पीरियड इसका तीसरा ही होगा। तो तीसरा पीरियड और 17वें ग्रुप का यह एलिमेंट है। और इस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट का पोजीशन आसानी से निकाल लेते हैं। अब ये जो पीरियोडिक टेबल हमारा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो 4 ब्लॉक्स में बांटे गए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स के इंटरेंस के बेसिस पर 4 ब्लॉक में बांटे गए हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में बांटे गए हैं। मैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो 4 ब्लॉक्स में बांटे गए हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक में बांटे गए हैं और इसका बांटने का जो आधार है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स, say S block, P block, D block and F block. If the last electron enters into S orbitals, then that element will belong to the S block of the periodic table. Similarly, if the last electron enters into the P orbitals of the P orbitals of the atom, then that element will be in the P block of the periodic table. If the last electron enters into the d orbital, then that element will be in the d block of periodic table. And similarly, if the last electron enters into the f orbital of the atom, then that element will be in the f block of the periodic table. तो ये बात मैंने आपको कहा कि ये ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन कर दिया गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि
since only 2 electrons can be accommodated in the s orbitals of the s orbital of the atom, then only 2 groups are there in the s block, and they are group 1 and group 2. Similarly, we can accommodate 6 electrons in the p orbitals. So there are 6 groups from group 13 to 18 in the p block of the periodic table. We can fill 10 electrons in the d orbitals. So there are 10 groups in the periodic table in the that lies in the d block. And f block elements, something is conceptual regarding the f block. Due to the similar size of all the members of the f block elements, they all are placed in group 3 and they are written below the periodic table as 2 series, say actinoids and lanthanoids. f ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, एक्टिनोइड सीरीज और लेंथेनोइड सीरीज. मैंने अभी कहा उसमें लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है. ये आप अगर चाहें तो मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है ऑलरेडी, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ा रहे थे वहाँ एक सिल्डिंग इफेक्ट करके वहाँ बताया था, और उसमें मैंने सिल्डिंग कांस्टेंट निकालना भी बताया हुआ है. और एफ ब्लॉक में ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की बात भी की थी. तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जितने भी लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स के जो मेंबर्स हैं उनका साइज लगभग बराबर होता है, और साइज बराबर होने से उनकी प्रॉपर्टीज बराबर होती है, एक जैसी होती है, और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज वाले को सेम ग्रुप में रखा जाता है. इसलिए सारे के सारे मेंबर्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है और ग्रुप 3 में रखा गया है. वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. तो ये जो एस ब्लॉक हैं इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है. ये बात है. इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. हमेशा याद रखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड आइदर इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट आर नोन फॉर दैट एलिमेंट, and so they are the transition elements. Similarly, the F block elements are known as inner transition element because the last electron enters into the inner cell. After the filling of 6s, electrons starts to enter into 4f. Fourth cell is the inner cell in the comparison to 6th cell. So they all are known as inner transition elements. D block elements are known as transition elements. P block elements are known as representative elements, and S block elements are known as main group elements. So these are the names. S block elements में S block में 2 groups हैं, group 1 and group 2. Group 1 elements are known as alkali metals and group 2 elements are known as alkaline earth metals except beryllium. There are so many concepts, but we have to concentrate ourselves on the एग्जामिनेशन 2021. हमें 2021 एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर ही ये पढ़ाई करनी है. बातें तो बहुत कुछ है और बहुत दूर तक हम निकल सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को वापस अपने आप को बांध के उतने ही में रखना है. तो ये बात मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है. हम कहते हैं कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में हम पेरियोडिसिटी की बात करते हैं. तो पेरियोडिसिटी का मतलब हुआ रीअकरेंस या रिपीटेशन, आसान शब्दों में रिपीटेशन, रिपीटेशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल, सर्टेन इंटरवल. पेरियोडिसिटी का यही मतलब होता है. तो पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि आफ्टर द सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज, नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल द lithium has the similar properties to that of sodium. So both are placed in the same group, group 1.
तो हम ये कहना चाहते हैं कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक रिपीटेशन पाया जाता है, सिमिलरिटी पाई जाती है, एक सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी को समझने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट की जाती है, और न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल भी यही कहता था, शुरू में कहा था सारे गामा पाधा नीसा। उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी और उन्होंने कहा था कि हर एक आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट का आइडेंटिकल होता है, और वो माना भी जाता है, और आज भी वो पीरियोडिक टेबल में एक साथ हैं। अभी तक जो हमारा कंसेप्ट है उसके आधार पे लिथियम और सोडियम एक ही साथ हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम एक ही साथ हैं। तो ये अलग बात थी कि उस समय 20 एटॉमिक नंबर के बाद वो फेल कर जाता था ऑक्टेव रूल, लेकिन अभी ये दोनों एक साथ हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पीरियोडिसिटी का मतलब हुआ कि आफ्टर द सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर देयर अकर्स द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, सो दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी की बात हम कर लेते हैं। पीरियोडिसिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज, तो देखिए एटॉमिक साइज का मतलब हुआ एक एटम होता है, जो हमारे दिमाग में एक क्लासिकल पिक्चर है एटम का। वो क्लासिकल पिक्चर है कि एटम एक गोला जैसा होता है, स्फेरिकल होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। दिस इज द रेडियस आर। तो ये जो रेडियस है, दिस रेडियस कैन डिटरमिन द साइज ऑफ एन एटम। रेडियस कैन डिटरमिन द साइज ऑफ एटम। रेडियस डिटरमिन्स द साइज ऑफ एटम। ठीक बात है। बोर्स का मॉडल पढ़ा होगा आपने कि रेडियस ऑफ nth एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 52.9 इंटू n स्क्वायर पिकोमीटर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के केस में मैं ये कह रहा हूँ, और रेडियस जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसमें n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है, ये पहले भी आप जानते हैं। अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो रेडियस ऑफ nth एनर्जी लेवल इज इक्वल टू हो जाता है 52.9 इंटू n स्क्वायर बाई z स्क्वायर, जिसमें z जो है वो न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस अपनी तरफ उसको खींचता है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे भी। लेकिन यहाँ बात कर ले कि ये जो एटॉमिक रेडियस है, यह एटॉमिक रेडियस होता क्या है, एटम का रेडियस हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाया होगा कि जब हम एटम को प्लॉट करते हैं तो वहाँ 100% सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स if the electron is 95%, if we can enclose the 95% electron density by the circle, then that will give the picture, probable picture, tentative picture of the atom, and that barrier, that outermost barrier is considered as the circumference of the atom, and the distance between the nucleus and that outermost barrier is known as atomic radius. Is it clear? Is it clear? Then if is it clear, then we have to proceed for further discussion. मैं ये आपको कह दूं कि यहाँ जो हम बात करते हैं किसी एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस 100% हम निकाल नहीं सकते, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो है किसी भी एटम का, हाइड्रोजन एटम का निकाला गया है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस इतना होता है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि वो इनफाइनाइट तक होंगे। तो किसी भी एटम का रेडियस अगर क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हम समझेंगे तो वो इनफाइनाइट तक होगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 95% जहाँ तक होगी, हम वहाँ तक के रेडियस, वहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर करके हम रेडियस का अंदाज़ा लगाएंगे। तो यहाँ एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है। एटॉमिक रेडियस होगा क्या, तो उसमें कुछ बातें आती है, जैसे आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में भी एक टाइप हम डिस्कस करते हैं, आयोनिक रेडियस।
एटॉमिक रेडियस में ही हम बात करते हैं एक आयोनिक रेडियस की। आयोनिक रेडियस, एक होता है कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, और एक होता है वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस। मैं इन सबों को आपको शॉर्टकट में इतना जरूर समझा दूंगा कि आप इसको देख समझने लगेंगे। आयोनिक रेडियस में का मतलब ही हुआ रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन। तो आयन कौन कौन से होते हैं? कटायन होते हैं और एक अनायन होते हैं। कटायनिक रेडियस हो सकता है या अनायनिक रेडियस हो सकता है, कोवैलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस। तो हम बात कर लेते हैं तीनों के बारे में कि ये आयोनिक रेडियस का मतलब क्या हुआ। आयोनिक रेडियस, सपोज कीजिए कि कोई ए है, ये न्यूट्रल एटम है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो ये ए प्लस बना, और अगर कोई एलिमेंट ए है जिसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ए माइनस बनाया निश्चित रूप से। तो हमने ये बात तो जानते हैं ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो वो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए हुआ रहता है, ठीक बात है। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो डोमिनेंट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर जोर से खींचने लगता है, जिसके कारण रेडियस छोटा हो जाता है, वो एटॉमिक रेडियस से छोटा हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर कोई अनायन है, ये कटायन की बात किया मैंने, अगर कोई अनायन है, सपोज कीजिए कि कोई अनायन है, तो उस अनायन में जो न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को बाहर की तरफ रिपेल करेगा, तो ये साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अनायनिक रेडियस जो होता है वो बड़ा होता है एटॉमिक रेडियस से, जो बड़ा होता है कटायनिक रेडियस से। ये हमेशा एक खास एलिमेंट के लिए ये हमेशा अप्लीकेबल है कि किसी भी आइटम का जो अनायनिक फॉर्म है वो उसका रेडियस बड़ा होगा और जो न्यूट्रल है उसका रेडियस उससे छोटा, और जो कटायनिक फॉर्म है उसका रेडियस सबसे छोटा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। लेकिन वो किसके लिए है? किसी एक ही एटम के लिए। ऐसा नहीं कि हम कटायन किसी दूसरे का ले रहे हैं, न्यूट्रल एटम कोई दूसरा ले रहे हैं और तीसरा एटम ले रहे हैं अनायन, तो ये नहीं होगा। किसी खास एटम के लिए, किसी गिवन एटम के लिए अगर हम बात करते हैं तो अनायन का रेडियस सबसे बड़ा, उसके बाद न्यूट्रल का, उसके बाद कटायन का। ये याद रखना है आपको कि रेडियस ऐसे वैरी करता है। वैसे ही कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस में कहता है जैसे हाइड्रोजन की बात कीजिए ना, हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन मिला तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। तो ये ऐसे हुआ नहीं है। आपने अगर ओवरलैपिंग समझा होगा तो कहता है कि ये हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का वो है 52.9 पिकोमीटर, और इसका भी एटॉमिक रेडियस जो है वो है 52.9 पिकोमीटर। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ओवरलैपिंग हो जाती है, आप जानते भी होंगे ओवरलैपिंग हो जाती है, और इनके बीच का डिस्टेंस 74, अगर HA इसको कह दे और इसको HB कह दे तो RHA और प्लस RHB दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 74 पिकोमीटर होता है। 74 लिख देता हूँ मिटाकर, 74 पिकोमीटर होता है। आप समझ गए होंगे कि निश्चित रूप से ये दोनों अगर एक दूसरे को केवल टच कर रहे होते तो 105.9 पिकोमीटर इसका डिस्टेंस होना चाहिए था, लेकिन 74 पिकोमीटर डिस्टेंस है। और इन दोनों के डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का जो आधा होता है यही कहलाता है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस का मतलब हुआ कि इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स का आधा, ये कहलाएगा कोवैलेंट रेडियस।
कोवेलेंट रेडियस का फिर से डेफिनेशन कर देता हूँ कि कोवेलेंट रेडियस इज एक्चुअली द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, या हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स जो है वही कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। और कोवेलेंट रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस से छोटा होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर गए हैं, ओवरलैप करने से कुछ पोर्शन तो कॉमन हो गया, तो वो डिस्टेंस घट जाएगा और कोवेलेंट रेडियस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और एक होता है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस का मतलब हुआ कि दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स, देखिए ये दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और उन दोनों के एटम्स के बीच के डिस्टेंस का आधा, ये कहलाता है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस, तो निश्चित रूप से वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होगा। वंडरवाल रेडियस का मतलब हुआ कि इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बिलोंग करता हो उन दो एटम्स के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा वंडरवाल रेडियस कहलाता है। तो अगर हमने इतना समझ लिया है तो हमें अब ये समझना है कि आखिर वंडरवाल रेडियस को, एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और अगर हम वो समझ गए तो फिर पेरियोडिसिटी समझना मुश्किल नहीं होगा। हमें समझना है कि आखिर वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो अभी अभी फार्मूला मैंने आपको बताया कि रेडियस ऑफ nth एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 52.9 इंटू n स्क्वायर बाई z स्क्वायर पिकोमीटर, वेयर दिस n इज सेल नंबर और z जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है चार्ज एट न्यूक्लियस, चार्ज एट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ये जो एटम है, कोई एटम जिसका एटॉमिक साइज किस पे निर्भर करेगा? सेल नंबर पे। तो पहला फैक्टर हुआ सेल नंबर। तो एटॉमिक साइज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेल नंबर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेल नंबर के। सेल नंबर बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा, सेल नंबर घटेगा एटॉमिक साइज छोटा होगा। पहली बात, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो इस फार्मूला से ही पता चल जा रहा है। एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर। ठीक बात है, आप उसको लॉजिकली समझ भी सकते हैं कि ये जो एटम है इसके बीच में न्यूक्लियस है और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। और इसके यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा, यह अगर डोमिनेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, साइज को घटा देगा, साइज को छोटा कर देगा। बात खत्म हो गई। तो हम ये समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा एटॉमिक साइज उतना ही घटेगा। ये हमें याद रखना है। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, नोट करके बता देता हूँ
बाद में फिर हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम atomic size depends only upon the nuclear charge, केवल न्यूक्लियर चार्ज पे ही डिपेंड करेगा, only upon the nuclear charge। कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होगी, उसका एटॉमिक साइज केवल न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो चलिए हम अब इसके पेरियोडिसिटी को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वेरिएशन इन साइज इन ग्रुप, वेरिएशन इन साइज इन ग्रुप, तो मैंने कहा कि वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, सपोज कीजिए लिथियम है, ग्रुप 1 की बात करें, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 1 में है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, इसका आउटर मोस्ट 3s1, इसका आउटर मोस्ट 4s1, इसका आउटर मोस्ट 5s1, इसका आउटर मोस्ट 6s1, इसका आउटर मोस्ट 7s1। तो देखिए जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो सेल नंबर बढ़ता है ना, 7वां सेल है, इसमें 6ठा सेल है, इसमें 5वां, ऐसे सेल नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। यह जनरल ट्रेंड हुआ बच्चों, ये हम कहते हैं कि ये जनरल ट्रेंड हुआ। जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, यह एक सामान्य घटना है। अगर ये बढ़ रहा है तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, होनी है, यही तो होना है, इसलिए हम इसमें कोई आश्चर्य नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं बढ़ रहा है, घट गया या कांस्टेंट हो गया, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ कुछ बातें हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं, कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो बात हम यहाँ कर लेना चाहते हैं और उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। जो एक्सेप्शंस हैं जो इस जनरल ट्रेंड से अलग है, हट के है, हम उस पर अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। ये जनरल बात हुई। कहता है लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस d1, इनके बीच का डिस्टेंस d2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस d3 है। तो कहता है कि ये जो d1 है वो बड़ा होगा d2 से और ये बड़ा होगा d3 से। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, एटॉमिक साइज का डिफरेंस, वो घटता जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा ये भी आपको बता दूं कि जब आप लिथियम से सोडियम में आएंगे तो ठीक बात है, थोड़ा सा साइज बढ़ा क्योंकि एक सेल नंबर बढ़ गया। लेकिन जब आप पोटेशियम से रुबिडियम में आएंगे तो पोटेशियम में डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, लेकिन रुबिडियम में डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और आप पढ़े हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जब इलेक्ट्रॉन्स डी में जाता है तो उसकी शिल्डिंग बड़ी पुअर हो जाती है, और शिल्डिंग पुअर हो जाने से न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा तो साइज को छोटा कर देगा, तो साइज को बढ़ने नहीं देगा। जितना एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट जो है वो नहीं होने देगा। तो एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट नहीं होने से तो साइज जितना हम चाह रहे थे बढ़ना उससे कम बढ़ेगा, तो डिफरेंस क्या होगा, घट जाएगा निश्चित रूप से। ठीक वैसे ही जब आप आएंगे सीजियम से फ्रांसियम में तो एफ ऑर्बिटल्स, एफ इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है एफ में चले जाएंगे, और एफ के जो शिल्डिंग है और पुअर शिल्डिंग होते हैं, और जिसके कारण फिर से साइज जो है वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना हम सोच रहे हैं, इसलिए डिफरेंस घटता जाएगा। ये बात हो गई, हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप आ जाइए डी ब्लॉक में, तो हाफनियम और जिरकोनियम। जिरकोनियम जो है 5वां में और 6वां में, देखिए ये जिरकोनियम जो है वो 5वां 5th पीरियड का मेंबर है, और हाफनियम जो है वो 6th पीरियड का मेंबर है। लेकिन इन दोनों का साइज बराबर होता है। इन दोनों का साइज, इसका साइज होता है 159 पिकोमीटर, 159 पिकोमीटर, और इसका साइज होता है 160 पिकोमीटर। लगभग साइज बराबर हो गया ना, बराबर। 1 पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, कोई मायने नहीं रखता है।
तो लगभग बराबर है साइज। तो यहाँ पर साइज बराबर हो गया, जबकि देखिए ये 5 में ऊपर में है और ये नीचे है, तो ऊपर से नीचे आने में इसमें 6 ठो सेल हो जाएगा, इसमें 5 ही सेल होंगे, साइज बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन साइज बड़ा ना होके साइज कांस्टेंट रहा। ऐसा क्यों हुआ? तो इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ F इलेक्ट्रॉन्स जो आया, उस F इलेक्ट्रॉन्स के पुअर शिल्डिंग के कारण यहाँ साइज में इंक्रीमेंट नहीं हुआ और ये साइज कांस्टेंट रह गया, बराबर रह गया, और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ये घटना, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ये बात हुई। एक कुछ और भी डिस्क्रिपेंसीज है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप ग्रुप 13 में जाएंगे तो ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 की बात मैं कर रहा हूँ, ग्रुप 13 में बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। तो एल्युमिनियम से जब गैलियम में आएंगे तो साइज घट जाएगा। एल्युमिनियम से जब आप गैलियम में आएंगे तो साइज घट जाएगा। अब मैंने आपको कहा था ना कि हर एक के लिए अलग एक एक्सप्लेनेशन है। जैसे यहाँ से आप पोटेशियम से रुबिडियम में आए तो साइज बढ़ा, घटा नहीं। यहाँ भी तो वही केस होगा ना, यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ भी वही केस, एल्युमिनियम से गैलियम में आए तो डी में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन साइज बड़ा हो गया, साइज छोटा हो गया गैलियम का। और छोटा क्यों हो गया? तो यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन हम ये देंगे। देखिए यहाँ के लिए ऐसा कंसेप्ट लागू नहीं करना है हमें यहाँ एक्सप्लेनेशन देना है। वो भी कैसा देना है कि चूंकि गैलियम में इलेक्ट्रॉन्स, जो डी इलेक्ट्रॉन्स 10 ठो भर चुके हैं, मतलब 3d10 हो चुका है, और 3d10 हो जाने से उनकी शिल्डिंग पुअर हो गई। शिल्डिंग पुअर हो गई तो एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट हो गया, और न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होकर साइज को घटा दिया। केवल वो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, और इसी कंसेप्ट को अगर यहाँ लागू करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, कंसेप्ट ही नहीं बनेगा। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले कोई घटना घटती है तब हम उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर घटनाएं नहीं घटती है। पहले कोई घटना घटती, कुछ होता है, और तब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आप इस कंसेप्ट को लेकर यहाँ अगर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। मतलब पहले ये घटना घटी है, इसका एक्सप्लेनेशन है, ये घटना यहाँ नहीं घट रही है तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बात समाप्त हो गई। अगर आप ये कहेंगे कि सर इसी को आप वहाँ भी लागू करिए, तो वो नहीं हो सकता है। पहले घटना घटने दीजिए, हो जाने दीजिए कुछ, और तब हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ कुछ जनरल बात है, उसको हमें एक्सप्लेन करनी ही नहीं है। अगर हम उसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, हम उस उलझ के रह जाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जहाँ कुछ बातें हो रही है नई, हम उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। जहाँ कुछ नई बात नहीं हो रही है, उसको हो जाने दीजिए, उसको रहने दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने साइज के बारे में आपको समझाया कि जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बड़ा होना यह लाजमी है, यह कुदरती है। लेकिन अगर वह कहीं वैरी कर रहा है, इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो हमें उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इट। खैर, अब वेरिएशन समझ लेना है हमें पीरियड में। वेरिएशन इन साइज इन अ पीरियड। किसी पीरियड में हम साइज में वेरिएशन पढ़ना चाहते हैं, कैसे वैरी करेगा। अभी आपको बताया है कि एटॉमिक साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल नंबर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। तो अब इसमें बात कर लेनी है कि अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, सपोज कीजिए सेकेंड पीरियड का मेंबर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियन है। ठीक है, ये सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं। सबके लिए सेल नंबर कितना हुआ? सेल नंबर सबके लिए 2 है, क्योंकि दूसरे पीरियड के मेंबर्स हैं। सबके लिए सेल नंबर 2 2 2 2। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हालांकि ये न्यूक्लियर चार्ज होते नहीं हैं, आप समझ रहे होंगे कि शिल्डिंग के कारण न्यूक्लियर चार्ज घटता है, लेकिन हम यहाँ न्यूक्लियर चार्ज को घटने नहीं दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज भी है। तो अगर ऐसा है
तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है और सेल नंबर कांस्टेंट है, इसलिए लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एज सेल नंबर remains constant but nuclear charge increases, so from left to right in a period atomic size decreases, एटॉमिक साइज जो होगा वो घटेगा, छोटा होगा। चूंकि सेल नंबर कांस्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है से एटॉमिक साइज, इसलिए एटॉमिक साइज छोटा होगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो। ठीक बात। यहां पर एक एक्सेप्शन है कि नियन का जो एटॉमिक साइज है वो फ्लोरीन के एटॉमिक साइज से बड़ा है, जबकि नियन उसके लेफ्ट साइड में है तब भी। तो उसका कारण हम लोग यहाँ देते हैं, इसका कारण हम लोग देते हैं दो कारण। पहला कि ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड outermost cell inter-electronic repulsion takes place, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण इसका साइज थोड़ा सा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पहला एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक और भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सिंस फॉर group 18 elements we calculate van der Waal radius आप जानते भी हैं, so it is longer। चूंकि ग्रुप 18 के जो मेंबर्स हैं वो कोई कंपाउंड बनाते नहीं हैं, इसलिए उनका आयनिक रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, कोवैलेंट रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। तो निकाल क्या सकते हैं? वैन डर वाल रेडियस। और अभी मैंने बताया कि वैन डर वाल रेडियस सारे के सारे रेडियाई में लंबे होते हैं, इसलिए उनका रेडियस बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। तो हमें ये बात समझनी है। यहाँ एक एक्सेप्शन हुआ कि जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज भले ठीक है छोटा होता है, लेकिन जैसे ही आप ग्रुप 17 से ग्रुप 18 में मूव करते हैं साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने का मैंने दो कारण आपको बताया। पहला कि जब पूरे के पूरे वो आउटर मोस्ट सेल भरे हुए हैं तो भरे होने के कारण वहाँ इंटर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने से साइज थोड़ा सा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया कि चूंकि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए उनका ना तो आयनिक रेडियस कैलकुलेट किया जा सकता है, ना कोवैलेंट रेडियस कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब उनके लिए वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट करना होगा, और वैन डर वाल रेडियस जो है वो बाकी सारे के सारे रेडियाई में सबसे लंबे होते हैं। इसलिए हम ये कह देते हैं कि उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ग्रुप 18 में जाते ही एटॉमिक साइज थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये बात हुई। एक पेरियोडिसिटी मैंने आपको पढ़ा दिया। मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर आपने इन पेरियोडिसिटीज़ को, इन सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस को आत्मसात कर लिया, आपने उसको अपने मन में बैठा लिया, तो फिर इनऑर्गेनिक पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि एक ही बात का रिपीटेशन अलग अलग तरीके से हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये सब बेसिक बात है, इसको समझना होगा कि अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है तो इलेक्ट्रॉन का लूज करना आसान होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। इन प्रकारेण हम उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कोरिलेट करके उसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं उसके बारे में, उसके यूजेस को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये एक पीरियोडिसिटी मैंने पढ़ाया है आपको, और वो था
की एटॉमिक साइज की बात है, एटॉमिक साइज। हाँ, तो अब दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसी का दूसरा नाम आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो आप कह सके इसको कहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम इसका नाम दे रहे हैं। कहता है कि कोई भी एलिमेंट सपोज कीजिए कि सोडियम जब गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यही कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मैं डेफिनेशन आपको सुना देता हूँ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आप आइसोलेटेड कह दिए तो भी चलेगा, गैसियस नहीं कहिएगा तो भी चलेगा, लेकिन आइसोलेटेड या गैसियस दोनों में से एक बात कहनी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एटम है ये किसी एक खास एटम की प्रॉपर्टी है, ये बल्क की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी है। मतलब किसी एक इंडिविजुअल एटम में किसी खास एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एक जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, हम उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू मुझे याद है और वो है 496 किलो जूल मोल इनवर्स। ये सोडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है सॉलिड स्टेट में भी, लेकिन उसको हम आयोनाइजेशन नहीं कहेंगे, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एक्वस मीडियम में भी, लेकिन हम उसको आयोनाइजेशन नहीं कहेंगे, उसको हाइड्रेशन कहेंगे। सारी की सारी घटनाएं अलग अलग हैं, उनका नाम अलग अलग है। हमें यहाँ ये समझना है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है इन द गैसियस स्टेट, तो उसमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी दैट विल बी द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हमें ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात, अगर सपोज कीजिए कि किसी भी एलिमेंट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूप से अगर कोई एलिमेंट है, सपोज कीजिए कार्बन ही है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन गैस से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो बनाएगा C+ एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो एनर्जी खर्च होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस कार्बन प्लस से निकालना पड़ेगा, तो प्लस निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। ये निश्चित ये गैस हुआ, आप याद रखिए ये गैस हुआ, और इसके लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे कि ये सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। वैसे ही हम चाहें अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो कार्बन प्लस से निकालना पड़ेगा, और कार्बन प्लस गैस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसके लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। और आप एक बात समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड IP इज ग्रेटर देन सेकेंड IP विच इज ग्रेटर देन फर्स्ट IP। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग आपने समझ लिया कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो हम उसको कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देना चाहूँ कि ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी होता है 2.18 × 10⁻⁻18 बाई n² Z² जूल, जिसमें n where this n is शेल नंबर
and the Z is nuclear charge, Z is nuclear charge। इस फॉर्मूला से आप समझ गए होंगे कि सेल नंबर अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आईपी बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ने से आईपी घटेगा। ये आपको समझना है, ये याद रखिए यहाँ। तो हम एक इसके अलावे एक और भी बात है जिसको हम यहाँ मेंशन करना चाहते हैं। इन एडिशन टू शेल नंबर and nuclear charge, the relative stability of electronic configuration also plays the key role। कैसे प्ले करता है ये हम आपको अभी समझाएंगे। वेरिएशन इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप। किसी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो कैसे वेरिएशन होता है ये समझना है हमें। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेल नंबर बढ़ेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम n increases, so IP decreases। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो घटेगा। हम अगर ग्रुप 1 की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो जैसे ही आप नीचे आते हैं ये 2s1, ये 3s1, ये 4s1, ये 5s1, ये 6s1 और ये 7s1। तो IP सबसे कम किसका होगा? फ्रांसियम का। इसका मतलब है कि फ्रांसियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान काम है, इसलिए फ्रांसियम दुनिया का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट हुआ। लेकिन फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए दो तरह के सवाल आते हैं कि विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंगस्ट ऑल। तो जवाब होगा फ्रांसियम। विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स अमंगस्ट ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई, तो जवाब होगा सीजियम। सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। बाकी जितने भी स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? सीजियम। सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान काम है, और यही कारण है कि सीजियम का इस्तेमाल फोटोवोल्टाइक सेल में किया जाता है। मतलब लाइट उस पर पड़ता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वह इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी को चार्ज करता है और हम फोटोवोल्टाइक सेल बना पाते हैं उसकी मदद से। ये मैंने आपको बताया कि जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा। यहाँ एक एक्सेप्शन मैं आपको समझा दूँ। एक्सेप्शन है कि IP ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन IP ऑफ एल्यूमिनियम। तो फिर वही कारण है कि ग्रुप 13 में बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है एंड थैलियम है। तो बताया था मैंने कि एल्युमिनियम में और गैलियम में गैलियम का साइज छोटा हो जाता है, किसके कारण? पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। और जब साइज छोटा हो जाएगा तो IP बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यही बात है यहाँ। तो ये मैंने आपको समझाया कि जब टॉप टू बॉटम आएंगे आप तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा और रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक। वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन इन पीरियड। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट, n जो है वो कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, और z जो है वो इंक्रीज करेगा। z इंक्रीज करेगा तो निश्चित रूप से IP बढ़ना चाहिए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज। जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक बात, ठीक है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है जिसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सेप्शन है कि ग्रुप 15 में ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड बिस्मथ है, और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है एंड पोलोनियम है। तो कहता है कि ग्रुप 15 जो है वो ग्रुप 16 के राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का IP ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन छोटा है साइज में, मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स, सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 16 शुड बी हायर देन दैट ऑफ ग्रुप 15। ये बात हुई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसको एक्सप्लेन करना होगा। कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स are smaller than group 15. So IP of group 16 elements should be higher than IP of group 15 elements. लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है समझ लेते हैं। बट रिवर्स इज ट्रू, मतलब ग्रुप 15 का IP ग्रुप 16 से ज़्यादा होता है। क्यों होता है ये समझ लेते हैं। तो ग्रुप 15 में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो वो होगा NH2NP3, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। तो NH2 का मतलब हुआ S में 2 इलेक्ट्रॉन, और NP3 का मतलब हुआ P में 3 इलेक्ट्रॉन। जबकि ग्रुप 16 की बात करें तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है NH2NP4, और अगर अरेंजमेंट आप दिखाएं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4 इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 3 और 1 4। तो कहता है ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो removal of electron requires more energy, तो इसीलिए ग्रुप 15 में इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमें अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रुप 16 के मुकाबले। तो ये बात हो गई कि ग्रुप 15 का साइज बड़ा है लेकिन IP भी बड़ा है। तो उसका कारण है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक इसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कहता है ना कि आयरन 3 मतलब थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है आयरन 2+, मान लीजिए कि आयरन 2+ है, इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हैं तो आयरन 3 बनाना चाहते हैं, तो कहता है कि थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है आयरन 3 का
वो आयरन 2 के मुकाबले मतलब सेकेंड आईपी से कम होता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि ये Fe3+ हो जाएगा तो 3d5 कन्फिग्रेशन जो कि हाफ फिल्ड हुआ, और ये 3d6 है, मोर देन हाफ फिल्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये बनना आसान होगा, ये आसानी से बनेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालें तो वो मुश्किल है। जैसे आप चाहते हैं मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2+, ये 3d5 हो गया, लेकिन अगर इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आप चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होगा, 3d4 होगा। मतलब थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीज इज वेरी हायर देन द थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन। देखिए आयरन में से अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3d5 कन्फिग्रेशन हो जाएगा, हाफ फिर ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए बड़ा आसान हो जाएगा और उसमें एनर्जी कम लगेगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हम एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल या साइज के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा जनरल ट्रेंड समझ सकते हैं। जो जनरल ट्रेंड है उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, जहाँ कोई एक्सेप्शन है उसको एक्सप्लेन करना है। तो आज मैंने 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात कर लेंगे, और उसके बाद एक जो अहम टॉपिक है वो है कि सेकेंड पीरियड एनोमली। और मैं ये दावा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये दो लेक्चर आप देख लेते हैं, 2-3 लेक्चर में जो होगा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस साल तो सीबीएसई बोर्ड में चलिए कोई नहीं, कुछ टॉपिक्स हटाए गए, लेकिन जैक बोर्ड में तो 50% सिलेबस ख़त्म कर दिया। जो भी कंपाउंड्स है वो हटा दिया गया है, प्रिपरेशन हटा दिया गया, प्रॉपर्टी हटा दिया गया उन कंपाउंड्स का। 2 ही कंपाउंड्स पढ़ने, एक अमोनिया और एक सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन दोनों में से ही पूछना है सवाल, तो बड़ा आसान हो गया सिलेबस। तो खैर इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे इस कंसेप्ट को, लेकिन फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो लेक्चर्स हैं वो केवल क्विक प्रिपरेशन के लिए हैं, ये इलेबोरेटिव नहीं है। इलेबोरेटिव तरीके से लेक्चर्स अवेलेबल होंगे बाद में, ये केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, आपके सामने ये लेक्चर रखा गया है। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें, और हाँ आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। चलिए फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।